हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हम फर्स्टली जो पढ़ते हैं वो है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट फॉलो करके सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। तो according to modern concept, management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। यानी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे आप आपके गोल्स अचीव करते हो इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इससे हमें तीन कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, तीन कीवर्ड्स हैं इस डेफिनेशन के। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, यानी प्रोसेस मतलब कि सीरीज़ और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में परफॉर्म करते हैं, जो कि है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि आप अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एंड देन सेकंड इज इफेक्टिवनेस related to completion of the task on time. It includes time benefits and achieving the organizational goal, and efficiency refers to cost benefits, मतलब कि आप मिनिमम कॉस्ट में विदाउट डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स एंड विथ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप कम से कम कॉस्ट में जो काम कर सकें उसको आप एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों ही एक फर्म के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी जैसे एक सिक्के के दो पहलू, हेड्स और टेल्स की तरह हैं। दोनों एक साथ ही अच्छे से काम में लिए जा सकते हैं, अलग अलग नहीं। अब हम आगे चलते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हम देखते हैं। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि ये गोल की तरफ जाता है और ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में बहुत मदद करता है। देन सेकंड, मैनेजमेंट इज अ प्रिवेसिव फंक्शन, यानी कि मैनेजमेंट एक प्रिवेसिव फंक्शन है, वो हर जगह फॉलो हो सकता है, वो एक यूनिवर्सल फंक्शन है। आप उसको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी फॉलो कर सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी फॉलो कर सकते हैं, वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में और नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी फॉलो हो सकता है, वो कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह आप देखते हो मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म्ड होता है। एंड देन मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। इट मीन्स कि बहुत सारी चीज़ों का आपको मैनेजमेंट करना होता है, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी कि आप काम को कैसे मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का मैनेजमेंट, वर्कर्स का मैनेजमेंट। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि आपके काम का मैनेजमेंट। एंड देन मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो कि हमेशा चलती रहती है। आप पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग फॉलो करते हो, और फिर देन नेक्स्ट प्लानिंग से वापस शुरू करते हो। तो ये चलता ही रहता है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जो कि हमेशा ग्रुप में होती है, पीपल्स के साथ होती है। ये एक जना मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, बहुत सारे लोग मिलकर मैनेजमेंट करते हैं। एंड देन मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। आप लोगों को पता होगा कि बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो बहुत डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है समय के साथ साथ। कभी फ्लोरिश की स्टेज आती है, कभी रिसेशन की स्टेज आती है, तो ये चेंज होता रहता है। तो हमें मैनेजमेंट फंक्शन हेल्प करता है कि उन चेंजेस के हिसाब से अपने मैनेजमेंट में चेंज लाके अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने का। तो इसीलिए ये एक डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, यानी कि इसकी प्रेजेंस आपको सिर्फ फील हो सकती है। मैनेजमेंट दिखता नहीं है, ये सिर्फ फील होता है। आप जब देखोगे कि सब चीज़ अच्छे से कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, अच्छे से चल रहा है, तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट फंक्शन अच्छे से फॉलो हुआ है। अब मैनेजमेंट के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कि 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स में क्लासीफाई किए गए हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो अब हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि जो कि आप, जिसमें आपका एम है कि आप ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी करेंगे। इसमें आपके पास 3 मेजर क्लासिफिकेशंस हैं। पहला है सर्वाइवल मतलब आपकी फर्म कैसे भी करके मार्केट में सर्वाइव कर जाए।
दूसरा है प्रॉफिट। अगर आप सर्वाइव कर जाते हो देन आपका नेक्स्ट स्टेप होता है आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाना चालू करो, एंड देन जब आप प्रॉफिट भी अच्छा कमाने लगते हो देन आपका नेक्स्ट स्टेप होता है ग्रोथ करना, आपकी फर्म को आगे बढ़ाना, डाइवर्सिफाई करना। देन अब हम पढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, जो कि होता है सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइजेस, कंट्रीब्यूशन करना आप डिफरेंट सिविल एक्टिविटीज़ में, इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, कम्युनिटीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाना, ये सब चीज़ें, गवर्नमेंट एनजीओज़ में पार्टिसिपेट करना, एक्टिवली और इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज़ करना प्रोडक्शन के, और वीकर सेक्शन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये सब आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एंड देन होता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो कि होता है कम आप के वर्कर्स की तरफ कि आप आपके वर्कर्स को अच्छे से ट्रीट करें, उनको अच्छी सैलरी दें, उनकी ग्रोथ पे ध्यान दें, उनको अच्छा रिकॉग्नाइजेशन दें अगर वो अच्छा काम करते हैं तो, एंड उनको एक अच्छा और हेल्थी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराएं। देन नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? तो मैनेजमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में मदद करता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ाता है, जिससे कि आपके कॉस्ट बेनिफिट्स बहुत कम हो जाते हैं और आप फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाते हैं। देन नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये आपके ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे आप देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में डे टू डे लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, तो आप मैनेजमेंट मदद करता है कि आप उस तरह से आपके बिजनेस में भी चेंज ला के आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मैच कर लें और आपका ऑर्गेनाइजेशन फ्लोरिश करे मार्केट में। देन फोर्थ इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैंने हाँ, तो मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव होते हैं कुछ, जैसे कि उनको अच्छी सैलरी मिले, उनको अच्छा वर्किंग कंडीशंस मिले, उनको अचीव करने में मैनेजमेंट मदद करता है। एंड मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा सोसाइटी से गुड रिलेशंस मेंटेन करके चलता है, ताकि आपका बिजनेस उस सोसाइटी में फ्लोरिश कर सके, इसीलिए वो डेवलपमेंट भी करते हैं सोसाइटी का। एंड देन नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला है मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो क्या आपको लगता है मैनेजमेंट एक साइंस भी हो सकता है? चलो हम पढ़ते हैं। तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जैसे कि साइंस में बहुत सारे सिस्टमेटिक बॉडी होती है नॉलेज की, बहुत सारी बुक्स होती है, उसी तरह मैनेजमेंट में भी सेम बहुत सारी बुक्स होती है जिनको आप पढ़ के बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट में आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं। एंड देन सेकंड है, तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल था मैनेजमेंट का, ये साइंस का प्रिंसिपल सेम है, यानी कि फर्स्ट जो प्रिंसिपल है साइंस का वो मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। देन सेकंड प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं, एंड जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो भी वो एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होते हैं। बट जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है वो ह्यूमन बिहेवियर्स पे काम करता है, एंड ह्यूमन बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। सो डेट्स वाई दिस फीचर इज़ पार्टली प्रेजेंट, क्योंकि आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को एक्सपेरिमेंट से नहीं कर सकते हैं। देन यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, बट एस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के साथ ऐसा नहीं है। हो सकता है जो मैनेजर्स इंडिया में करते हो वैसा सेम टू सेम कहीं और नहीं करते होंगे, क्योंकि वहाँ की सिचुएशंस, मार्केट कंडीशंस अलग हो। तो डेट्स वाई दिस फीचर ऑफ साइंस इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या फिर एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो यस,
मैनेजमेंट में भी बहुत सारी बुक्स है जिनसे आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, एंड आर्ट में भी बहुत सारी नॉलेज है जिससे आप आर्ट की नॉलेज को गैदर कर सकते हैं. सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. देन सेकंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. आपने देखा होगा कि हर आर्टिस्ट ने वही सेम हर सिंगर ने वही सेम रागास पढ़े होते हैं, फिर भी हर एक की अलग अलग धुन होती है. इसका मतलब है कि हर कोई अपना पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी उसमें अप्लाई करता है जिससे कि वो औरों से अलग हो सके. इसी तरह आप मैनेजमेंट में भी सब ने सेम मैनेजमेंट की किताबें पढ़ी होती है, बट कोई बहुत सक्सेसफुल होता है और कोई नहीं होता है. इसके पीछे यही कारण है क्योंकि लोग अपनी पर्सनलाइज्ड स्किल्स और नॉलेज का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, वही आगे बढ़ पाते हैं. सो दिस फीचर इज़ आल्सो प्रेजेंट of art is also present in management. And then हम थर्ड पढ़ेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. तो यस, अगर कोई बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है और वो अपनी पेंटिंग की प्रैक्टिस नहीं करता है, उसे छोड़ देता है, तो वो कुछ समय बाद उसमें उतना परफेक्ट नहीं रहेगा. और इसी तरह मैनेजर भी अगर मैनेजमेंट प्रैक्टिस नहीं करता है कुछ समय के लिए, तो वो भी उसमें उतना एफिशिएंट नहीं रहता है. तो इसीलिए ये फीचर भी इसमें प्रेजेंट है. एंड देन तो अब हम मैनेजमेंट को एज अ आर्ट कर सकते हैं और मैनेजमेंट को एज अ साइंस हम ये पूरी तरह से साइंस नहीं है, बट ये पार्टली एक साइंस की तरह है. देन अब हम थर्ड टाइप देखते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. तो इसमें सबसे पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. तो यस, मैनेजमेंट इज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ अ नॉलेज. यहाँ पे भी थ्योरेटिकल नॉलेज की एक्सिस्टेंस होती है जैसे कि प्रोफेशन में होती है. प्रोफेशन जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यस, मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है इन प्रोफेशंस की तरह. तो ये फीचर प्रेजेंट है. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. अगर आपको कोई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको आपको एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट जैसे आपको कोई प्रोफेशन फॉलो करना है, जैसे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आपको ICAI की तरफ से एंट्री मिलनी चाहिए, तभी आप वो फॉलो कर सकते हो प्रोफेशन. बट मैनेजर कोई भी हो सकता है. कोई भी, आपने देखा होगा आपके बाहर किराने की दुकान पे एक शॉपकीपर होता है, वो भी क्या करता है, एक मैनेजर का काम ही तो करता है. तो इसीलिए मैनेजर कोई भी हो सकता है. प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस. तो यस, इसमें आप देखोगे कि जो प्रोफेशंस होते हैं उनमें प्रोफेशनल एसोसिएशंस होना ज़रूरी है. जैसे कि हर एक डॉक्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होता है, हर एक चार्टेड अकाउंटेंट ICAI का मेंबर होता है. बट जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बने. देन फोर्थ इज़ एक्सिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स. यानी कि एथिकल कोड्स जो कि मोरल वैल्यूज़ होती है आपके, उन्हें हम एथिकल कोड्स कहते हैं. तो आपको पता होगा डॉक्टर्स के कुछ एथिकल कोड्स होते हैं, बट ऐसा मैनेजर के साथ नहीं होता. तो ये प्रोफेशन में तो प्रेजेंट है, बट ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है. देन फिफ्थ हम पढ़ेंगे सर्विस मोटिव. तो आप को पता होगा कि जो प्रोफेशंस हैं उनका मोटिव सर्विस देना होता है, जबकि मैनेजमेंट चाहता है ऑर्गेनाइजेशनल का गोल पूरा करना, जो कि होता है प्रॉफिट मोटिव. सो ये फीचर भी अभी प्रेजेंट नहीं है, बट ये सारे फीचर्स हो सकता है बाद में हमें देखने को मिलें, क्योंकि बिज़नेस की सिचुएशंस चेंजेस होती रहती है. अब हम मैनेजमेंट को क्लासीफाई करेंगे तो यहाँ 3 तरह के मैनेजमेंट होते हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल, जिसे हम लोअर लेवल भी कहते हैं. टॉप लेवल में होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO, CFOs. एंड जो मिडिल लेवल में होते हैं वो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, डिविजनल हेड्स होते हैं, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर. और जो लोअर लेवल पे होते हैं वो सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, क्लर्क, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव, इस तरह से होते हैं. अब टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो प्लानिंग करते हैं और वो फर्म के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और वो बिज़नेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, और वो
बहुत सारे लियासन विद आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि वो बाहर के लोगों के साथ जान पहचान रखते हैं, बातचीत रखते हैं अपनी, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल, सप्लायर्स। अब मिडिल लेवल मैनेजर्स की हम बात करें तो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स की बात को लोअर लेवल मैनेजर्स तक पहुंचाते हैं। वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज़ सही से करने पर ध्यान देते हैं। एंड देन जो सुपरवाइजरी लेवल के लोग होते हैं वो वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं और वो देखते हैं कि अच्छे से काम तो हो रहा है ना। एंड देन हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पर चलते हैं। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। प्लानिंग, यानी कि डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन एंड व्हेन इज़ टू बी डन एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट, यानी कि ये कब कि हमें क्या करना है, ये पहले से सोचना, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये सब। और प्लानिंग ब्रिज करता है गैप को कि आप कहाँ खड़े हो और आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, उसका ब्रिज बनता है प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टाफिंग, जिसमें आप स्टाफ के पीपल्स को रिक्रूट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। डायरेक्टिंग, यानी कि आप डायरेक्शंस देते हैं अपने स्टाफ मेंबर्स को। एंड देन कंट्रोलिंग, जिसमें आप पूरा कंट्रोल करते हैं। ये सब आपके 5 चैप्टर्स भी है आगे। देन फोकस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन एट डिफरेंट लेवल। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पर कंसंट्रेट करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन पे कंसंट्रेट करता है। देन लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है वो डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग पे फोकस करता है। देन अब हम कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम एंड द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। ये जो मैनेजमेंट होता है वो एक धागे में जैसे ये कोऑर्डिनेशन होता है वो एक धागे में जैसे मोती पिरोए रहते हैं, तो वो उन सबको बांध के रखता है, उसी तरह का काम करता है। एंड इसी की वजह से सारे फंक्शंस जो मैनेजमेंट के हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाते हैं। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। अब हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कैसे है, एक एसेंस मैनेजमेंट का। तो कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने में मदद करता है। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान्स फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक एसेंस है कि और कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आप देखोगे, आप प्लानिंग करोगे उसमें भी आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे उसमें भी आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, आप स्टाफ रिक्रूट करते हो, सेलेक्ट करते हो और उनको ट्रेन करते हो, उनके लिए भी आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, आप प्लान्स बनाते हो उसके लिए भी आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, उनको डायरेक्ट करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है और आपको लास्ट में कंट्रोलिंग करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हर लेवल पर रिक्वायर्ड होता है। ये यानी कि प्रिवेसिव फंक्शन है जिसको आप टॉप लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, मिडिल लेवल पे भी बहुत ज़रूरी होता है और लोअर लेवल पर भी कोऑर्डिनेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है। Then third is coordination is the most important function of an organization. कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। बिना कोऑर्डिनेशन के सभी चीज़ें इधर उधर हो जाएगी और आप सभी का तालमेल नहीं बिठा पाओगे। देन हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है जिससे कि ग्रुप एफर्ट्स एक साथ आ जाते हैं। कोई अलग अलग काम नहीं कर रहा होता है, सब एक साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी आती है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि हमेशा चलता ही रहता है क्योंकि हर एक फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। देन कोऑर्डिनेशन प्रिवेसिव है, यानी कि आपको हर लेवल पे इसकी ज़रूरत होती है, चाहे वो मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो या टॉप लेवल हो। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे मैनेजर्स करते हैं, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो। एंड देन कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। ये डेलिब्रेट फंक्शन है, यानी कि मैनेजर्स इसे अपनी इच्छा से परफॉर्म करते हैं, कोई ज़बरदस्ती से परफॉर्म नहीं करता है, ताकि और ये इसीलिए परफॉर्म करते हैं ताकि वो कन्फ्यूज़न और केओस को अवॉइड कर सके ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसकी इम्पोर्टेंस है
कि जब ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ बहुत बड़ी हो जाती है तो हमें कोऑर्डिनेशन की बहुत नीड होती है, ताकि हम अच्छे से सभी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके चल सकें। फंक्शनल डिफरेंशिएशन आप जब ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको दो डिपार्टमेंट्स में हम ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं उनके फंक्शंस के बेसिस पे, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो इन सब के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और स्पेशलाइजेशन जब आपकी फर्म में बहुत बड़ी हो जाती है तब वहाँ पे बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी फर्म में के स्पेशलाइजेशन अपने आप को 30 मार खाना समझे और अपनी अपनी ना चलाएं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोऑर्डिनेशन करें। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये जान के मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा पाया। मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।